देखिए, आज की ऑनलाइन क्लास में आपको ऐसी चीज़ बताई जाएगी जो यूपी टेट और सी टेट के साथ साथ जूनियर से लेकर इंटर तक सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से संबंधित। तो इसकी शुरुआत हम जो की जाती है उसमें सबसे पहले बिल्कुल नीचे की चीज़ें जानना जरूरी है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा प्राकृतिक संख्या, फिर क्या बताया जाएगा, पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर इसके बाद सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, फिर भाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या, और फिर आपको बताया जाएगा सहभाज्य संख्या। इतने से ये इंटर तक के लिए महत्वपूर्ण तो ही है। इतने से कम यूपी टेट या सी टेट में 2 या 3 नंबर के प्रश्न आते हैं इतने से। तो सबसे पहले आपको जानना क्या जरूरी है, पहले नंबर में परिमेय संख्या। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आप जानते हैं लेकिन उनसे थोड़ा अलग हट के प्रश्न करता है। तो देखिए, पहले परिभाषा भी जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या बाद में बताते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसकी अंग्रेजी होती है नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो ये जान लें, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, कहीं पर तुम्हें लिखा मिल जाए कैपिटल एन, यूपी टेट सी टेट में ऐसा नहीं लिखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हें जूनियर तक की गणित से मतलब होता है। तो बस तुम्हें प्राकृतिक संख्या जान लेना जरूरी है। लेकिन अभी जो फर्स्ट ईयर में आप जाएंगे, एन लिखा है तो उसका मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या। आर लिखा होगा तो उसका मतलब होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो और अगर डब्ल्यू लिखा है तो उसका मतलब होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या है। अगर आई लिखा है तो उसका मतलब होता है इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या है। इसमें अलग अलग लिखा मिलेगा, आई प्लस, आई माइनस। तो आई प्लस का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या है और आई माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक। एक एक चीज को जानना जरूरी है। इसकी अंग्रेजी सबकी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि 11 में जब आप जाएंगे तो 11-12 में जब आप समुच्चय पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरीके से लिखा होगा आई प्लस, लिखा होगा एक्स बिलोंग्स टू आई प्लस। फिर जानते हैं नहीं, वो पूरा इंटर पार कर देते हो कि आई प्लस क्या है, तुम नहीं जानते हो। और बहुत सारे पढ़ाने वाले भी हैं, वो कहेंगे आई प्लस बिलोंग्स टू, काम खत्म। क्या है नहीं पता तो अभी से जान लीजिए कि कौन सी चीज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या हम इसकी परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं के गणना के काम आती हैं, यानी वस्तुओं के गणना के काम आती हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या निम्न में कौन सी है। 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से कौन सा विकल्प सही करोगे, एक वाला जिसमें 1 लिखा होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक। यहीं से एक प्रश्न ऐसा भी बन जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो दिया होगा 1, 5, 7, फिर एक विकल्प दिया होगा 0। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 वाले विकल्प को सही करेंगे। तो आप प्राकृतिक संख्या की परिभाषा जान गए और इससे संबंधित कोई भी सवाल आएगा कर सकते हो ना, नहीं जान पाए हो क्या? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर क्या होंगी, 1 से शुरू होंगी, 2, 3, 4 डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट तक की सभी संख्याएं क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। नोट पॉइंट में लिख लेना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ऐसे नोट डाल के। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक। इसी तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं, इसे यन से क्यों प्रदर्शित किया वो मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि इसकी अंग्रेजी होती है नेचुरल नंबर, जिससे यन ले लिया गया। और कहीं भी प्राकृतिक संख्या की बात आएगी उसे कैपिटल एन से ही प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरी जो परिभाषा होगी वो होगी पूर्ण संख्या की। इसकी होगी पूर्ण संख्या, इसकी अंग्रेजी होती है होल नंबर। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, होल नंबर। यानी पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल डब्ल्यू से। तो देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं,
शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यानी हम ये कह दें दूसरी परिभाषा कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें, यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर लें तो वो संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इसमें कहीं एक विकल्प लिखा हो कि बताइए कि निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है। तो जैसे लिखा हो -5, -13 और लिखा हो 0 और लिखा हो -7, तो कौन सी संख्या पूर्ण संख्या होगी? जीरो। कौन सी संख्या पूर्ण संख्या होगी? जीरो वाला विकल्प सही करेंगे। फिर यहीं से प्रश्न ऐसा बन सकता है कि बताइए निम्न संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। उसमें छांटना है आपको। कोई अगर तुमसे पूछ ले कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो विकल्प में दिया हो -13, फिर दूसरे विकल्प में हो 7, 5, 0, 1, ऐसे विकल्प हो तो केवल जो ऋण वाली है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, बाकी जितनी धनात्मक संख्याएं हैं वो भी पूर्ण संख्याएं होंगी, जीरो भी पूर्ण संख्या होगी। तो जैसे लिखा हो 5, तो वो क्या होगा बताओ? 5 वो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। उसी तरीके से विकल्प भी तुम्हें मिलेगा। अब हम बात करेंगे किसकी? पूर्णांक की। प्राकृतिक संख्या को ऐसे भी लिख देते हैं, क्या लिखा है? प्राकृत संख्या। तो ये भी प्राकृत संख्या का मतलब भी क्या है? प्राकृतिक संख्या ही है। कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। अब हम बात करेंगे पूर्णांक की। अगर आप भूल ये कर रहे हैं कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक एक ही है, तो ऐसा नहीं है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहेंगे? पूर्णांक इंटीजर नंबर होती है इसकी अंग्रेजी। पूर्णांक किसे कहेंगे? यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लें, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लें तो संख्या क्या कहलाती है? और इससे सरल परिभाषा देखिए, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या है। शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या। जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर चले जाएंगे प्लस इन्फिनाइट तक, इधर चले जाएंगे माइनस इन्फिनाइट, इधर चले जाएंगे माइनस इन्फिनाइट तक। बात समझ गए? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जी। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी अंग्रेजी क्या होती है? इंटीजर नंबर। इसमें फिर दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, आई प्लस से और आई माइनस से। भी जान लेना जरूरी है क्योंकि जब आप जाएंगे फर्स्ट ईयर में वहां पर देखना पड़ेगा आपको आई प्लस और आई माइनस। कोई यक्स बिलोंग्स टू आई प्लस लिखा हो तो इसका मतलब ये आई प्लस, आई का मतलब है पूर्णांक संख्या है और प्लस का मतलब धनात्मक। तो आई प्लस का मतलब क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और अगर लिखा है आई माइनस तो उसका मतलब हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो आप छांट सकते हैं पूर्णांक संख्याओं को? जी। नहीं छांट सकते? छांट सकते हैं। अब हम बताते हैं तुम्हें सम संख्या किसे कहते हैं। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? कौन बताएगा? सम संख्या। सम संख्या क्या है? ढालू है ना। सम संख्या किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं ऐसी संख्याएं, ऊपर रख दो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो कैसी संख्या कहलाती है? सम संख्या। यानी जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाए पूरा शेष न बचे वो कहलाती हैं सम संख्याएं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इवन नंबर माने होता है इवन नंबर माने सम संख्या। ठीक।
ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए या कहें 2 से विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। सम संख्या पहचान जाओगे नहीं पहचान जाओगे? बहुत छोटी छोटी चीजें भी यूपी टेट सीटेट में आ जाती हैं। यही प्रश्न आ सकता है कि बताइए निम्न में कौन सी विषम संख्या है, सम संख्या है या कौन विषम संख्या है। ठीक, बहुत लोग वहाँ इस तरीके के प्रश्न क्यों आ जाते हैं बहुत, क्योंकि यूपी टेट और यूपी टेट जो प्राइमरी वाली होती है तो उसका मतलब आप समझ सकते हो कि प्राइमरी लेवल का नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पर I+I- लिखा मिल जाएगा तो आधे से ज्यादा खो जाएंगे, तो इसीलिए पूरा पूरा लिखा होगा। समझ रहे हैं आप? वो अलग की बात है कि एक तरफ पेपर इंग्लिश में प्रिंट रहता है, एक तरफ हिंदी में। समझ रहे हो? तो आप उसमें सम संख्या तो आराम से छांट सकते हो, नहीं छांट सकते हो? अगर इसी में एक प्रश्न ऐसा बन जाए कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ, इसी तरीके से प्रश्न करता है, सीधे सीधे थोड़ी पूछ लेता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 4। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2। क्या होगी? 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2। अब इसके बाद बात करते हैं हम विषम संख्या की। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या। विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या। विषम संख्या किन्हें कहते हैं? विषम संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो उन्हें कहते हैं विषम संख्या। ऑड नंबर माने होता है विषम संख्या। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया? विषम संख्या। अब हम तुम्हें बताते हैं क्या? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बताते हैं। हाँ ढूंढ मैं जिन रख दो तुमको मार्क्स मार दो। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या उठा के रख दो है, ऐसी संख्या जिन्हें हम P बटे Q के रूप में इधर से लिया ये कारण ना दो क्या होगा पता नहीं कब तुम आप पूछो आ जाए। 6वें नंबर में हम बताएंगे तुम्हें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसमें सीधे सीधे प्रश्न करेगा आप परिमेय संख्या में। देखिए इसमें एक चीज सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है, कहता है बताइए पाई परिमेय संख्या की है। परिमेय संख्या पहले परिभाषा बता देते हैं फिर क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। P बटे Q ऐसी संख्या जिनको हम P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर सके, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तथा एक चीज बिल्कुल समझ लीजिए P तथा Q पूर्णांक हो। Q क्या हो? पूर्णांक हो और इनका मासा 1 हो। अधिकतर लोग इतनी परिभाषा बताते हैं, इतनी अधूरी है, अधूरी परिभाषा है कि P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर सके और Q 0 Q क्या ना हो? 0 ना हो तो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जिनको P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संख्याओं क्या कहते हैं? वो परिमेय संख्या कहते हैं Q 0 ना हो। अगर ऐसी बात है तो फिर क्या है? इसको हमने P बटे Q के रूप में नहीं प्रदर्शित कर दिया क्या? कर दिया। ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। और Q 0 भी नहीं है जी। तो ऐसे लोगों को सिखाइए कि किन्हें कहते हैं परिमेय संख्या है? जिनको हम P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर सके और Q डज नॉट इक्वल टू 0 P तथा Q पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब जानते हो? अभी परिभाषा बताइए जी। क्या बताइए? शून्य से सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। और P तथा Q का अगर मासा लें तो 1 आना चाहिए जी। P और Q का मासा 1 आना चाहिए। इतने से काम होने वाला नहीं है, नहीं हो जाए काम तो चला लो फिर। नहीं होगा। इस परिभाषा के अनुसार
√5 भी तो परिमेय संख्या होनी चाहिए जी कि P बटे इसके बटे कुछ नहीं, तो एक लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। तो ऐसी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर सके और Q 0 ना हो तो नहीं है, और P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर दिया तो ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। ये भी परिमेय संख्या नहीं थी, ये ये भी नहीं। परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक पूर्णांक होना चाहिए, और उनका मासा एक होना चाहिए। इतनी चीजों को जो संतुष्ट करेगा वो होंगी परिमेय परिमेय संख्या। संख्या। जैसे 3/4 इसको P बटे Q के रूप में प्रदर्शित किया कि नहीं किया? किया है। फिर इसके बाद देखिए Q 0 नहीं है, P और Q पूर्णांक है ना। जी 3 और 4 का मासा लो, एक कितना आएगा? एक एक आएगा। कितना आएगा? एक। अब ये परिमेय संख्या है। है। हम कहेंगे 4/6 बताओ, P बटे Q के रूप में है, जी Q 0 नहीं है, P Q पूर्णांक है, इनका दोनों का मासा क्या है? एक है क्या? नहीं है। तो काट लो पहले, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। दो नहीं है। हमारा तो दान निकल के बहराज ही है। जो तुम फिर इसमें फंस जाओ कि 4/6 लिखा है तो इसको सरल रूप में लिखिए पहले ना, कट रहा है ये तो काटिए, क्योंकि जब आप चौथे पॉइंट में जाके फंस जाओ जाके 4 और 6 का माफा दो नहीं हो जाएगा क्या? हमने बताया माफा क्या होना चाहिए? एक। अगर ऐसी परिस्थिति है कि कट रहा है तो पहले उसको सरलतम रूप में लिखिए, तब आप उस बात को समझिए। तो इसमें देखिए, जब हमने काट दिया 2/3 आया, P बटे Q के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है। और Q 0 नहीं है, PQ पूर्णांक है, P और Q का मासा एक है। ऐसी संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या। अब आप पहचान सकते हो परिमेय संख्या। 22/7 क्या है बताओ? परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या है। अभी हम अब परिमेय संख्या की परिभाषा बता देंगे। 22/7 है परिमेय संख्या, लेकिन पाई कैसी संख्या है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, यूपी टेट सीटेट में अधिकतर आता रहता है, यानी कुछ डाउट क्लियर इसकी क्लियर करिए कि पाई का मान जो 22/7 होता है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। इसे नोट पॉइंट में लिखना है आपको। पाई है कैसी संख्या? अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये कि पाई कैसी संख्या है। 4 ऑप्शन दिया होगा, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, या कहीं दिया होगा सम संख्या, विषम संख्या, यानी 3 विकल्प अलग दिए होंगे। कौन सा विकल्प सही होगा? अपरिमेय संख्या। पाई अगर लिखा है तो अपरिमेय, 22/7 लिखा है परिमेय। अगर प्रश्न ऐसा लिखा हो कि पाई कैसी संख्या है, 4 विकल्प दिया हो। अगर प्रश्न में ऐसा लिखा हो, प्रश्न को बहुत कैसे समझा जाता है कि पाई का मान कैसी संख्या है? परिमेय। पाई का मान मतलब पाई का मान 22/7, ये कैसी संख्या है? परिमेय। या पाई का मान 3.14 ले लो तो कैसी संख्या है? परिमेय। क्योंकि 3.14 कैसी संख्या है? परिमेय। शांत की अशांत? अशांत होते हैं। जो अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं जी। जो अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। तो बात समझ गए जी। पाई का मान कैसी संख्या है? परिमेय। और पाई अपरिमेय। पाई का मान परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। कहीं पर भी एक प्रश्न आएगा, आप कर सकते हो। अब जी, इसको बहुत ध्यान रखने की बात है। जो चीजें बिल्कुल बीच में तुम्हें फंसाती हैं वहीं से प्रश्न बनता है। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। किसकी बात करेंगे? अपरिमेय संख्या। तो जो इस परिभाषा को न संतुष्ट करें वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय। यानी जिन्हें हम P बटे Q के रूप में ना लिख सके, Q नॉट इक्वल टू 0 ना हो। वो तो ये हो देखिए Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो जो हमने बता दिया एक बात कि जो इसको संतुष्ट न करें तो बात तो आए ना। तो शाम तक एक का बता रहीगा। बताए ना। अब लेकिन जान लीजिए अलग से बिल्कुल किन्हें कहेंगे अपरिमेय संख्या नहीं याद रहती है तुम्हें, तो तुरंत विकल्प पहचानना है।
हाई स्कूल इंटर यहाँ तक तो सब तुम्हें हल करके देना होता है उत्तर, इसके बाद विकल्प। सीधे गोला रंगना होता है, और कितनी जल्दी आप कर पाते हैं उसका महत्व है। तो कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्याएं होंगी बताओ। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जानते हो? जी। किसे कहते हैं भाज्य संख्या? जिसमें 2 का भाग चला जाए वो हाँ, भाज्य दो होती से है। भाग चला जाए तो भाज्य संख्या। पूरा भाग चला जाए। ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल क्या हो, ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल हो स्वयं वह संख्या हो, एक हो, वो होती है अभाज्य संख्याएं। जी। जिन तो यानी इसके क्या गुणनखंड हुए? 2। किसके? अभाज्य संख्याओं के। अभाज्य संख्याओं में क्या गुणनखंड हुए? 2। कौन कौन से? एक वह स्वयं संख्या हुई, दूसरी एक। 2 ही गुणनखंड तो हुए। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या कहलाती हैं भाज्य संख्या। वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे कि 6 का गुणनफल क्या होगा? 2 गुणते 3 और गुणते 1 होगा कि नहीं होगा? तो जिसके 2 से अधिक गुणनफल, 2 से अधिक का भी मतलब समझ लो, और 6 के भी तो कोई 2 गुणनखंड है तो गुणते 1 लिख सकते हैं ना, उसमें लिख सकते हैं ना। 2 गुणनफल का मतलब क्या हो? 2 गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि एक वह स्वयं संख्या हो और दूसरी एक हो। जैसे 3 कैसी संख्या है? अभाज्य है। क्यों? कि उसका गुणनखंड 3 होगा यानी स्वयं हुआ होगा और 1 होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड क्या हो? स्वयं हुआ संख्या हो और 1 हो, और ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जिनमें 2 से ज्यादा, इसमें 2 गुणनखंड आए, कौन कौन से? वह संख्या स्वयं और 1। इसके अलावा गुणनखंड हो जाए अगर तो वो संख्या होती है भाज्य संख्याएं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणन, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो वहां से हम परिभाषा इसकी निकाल के ला रहे हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उस पर क्या लगा दें हम? रूढ़ लगा दें। तो कैसी संख्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। दूसरा पॉइंट एक और समझ लीजिए जो बहुत कम लोग बताते हैं कि जितनी भी अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अशांत और शांत अनावर्ती संख्या जानना चाहते हैं तो मैंने इस YouTube चैनल में कक्षा 10 के लिए जो पहला वीडियो बनाया था वास्तविक संख्या करके, वहां पर देख लीजिए। शांत और अशांत, अशांत आवर्ती का संख्याएं कौन सी होती हैं और अशांत अनावर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं, वहां पर हमने वीडियो दिया था। तो देखिए जितनी भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी उस पर रूढ़ लगा दें तो वो अपरिमेय संख्या होगी। तो बताओ रूढ़ 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि 2 भाज्य संख्या नहीं है। कैसी है? अभाज्य संख्या। एक दिन हमने बताया था एक ही ऐसी संख्या होती है जो सम होती है और अभाज्य होती है। यहां से भी प्रश्न बनता है, यहां से प्रश्न बन जाएगा सीधे, तो तुम फंस जाते हो कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? लिखा होगा 4, 6, 2 और 1 नहीं, मुंह तोड़ देंगे गधा कहीं का। 9। 1 मैंने बताया है ना भाज्य है ना अभाज्य। 1 होती है सहभाज्य संख्या, 1 ना भाज्य है ना अभाज्य। यहां से भी बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि तुम 1 को लिख दो भाज्य में, 1 को लिख दो अभाज्य में। नहीं, 1 ना भाज्य है ना अभाज्य। 1 कैसी संख्या है? सहभाज्य। हमने कहा एक प्रश्न यहां से आता है, बिल्कुल एक ही संख्या ऐसी होती है जो सम होती है और अभाज्य वो 2 है। 2 देखिए जो हमने परिभाषा बताई उसका पालन करेगी कि नहीं अभाज्य संख्या की। 2 का गुणनखंड करिए, क्या होगा? 2 गुणते 1। तो ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड स्वयं वह संख्या हो और 1 हो, ऐसी संख्याओं को मैंने क्या कहा? अभाज्य। क्या कहा? अभाज्य। देखिए ये सब परिमेय और अपरिमेय संख्या बताने के पहले मैंने भाज्य और अभाज्य संख्या की परिभाषा बता दी। वो समझ गए कि नहीं? भाज्य और अभाज्य संख्या समझ जाओगे। यानी 8वां और 9वां पॉइंट भी क्लियर हुआ। 8वां पॉइंट और 9वां पॉइंट भी क्लियर हुआ।
भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्लियर हुई। जी। अभाज्य संख्या की नहीं कहेंगे जिनका गुणनफल स्वयं वह संख्या हो जो है और एक हो, तो क्या होंगी अभाज्य संख्या। अब तुमसे हम कहते हैं 7 कैसी संख्या है, तुरंत जान जाओ, एक गुणते 7 अभाज्य। अभाज्य। कहते 9 अभाज्य। हाँ सिंगर कहीं के 9 अभाज्य है। अभाज्य। अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2। और भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक। 6। 2 गुणते 3 भाज्य। 2 भाज्य। अरे परिभाषा तो पूरी सुनो। गुणनखंड हो 2, एक संख्या वह स्वयं हो, दूसरी एक हो। और दूसरी जो परिभाषा हमने, दूसरा इसमें पॉइंट जो हमने बताया उसमें ये भी तो हमने बताया, क्या बताया, ये भी तो हमने बताया कि गुणनखंड में क्या हो, 2 गुणनखंड हो मतलब एक संख्या वह स्वयं हो दूसरा एक हो। इसमें एक संख्या वह स्वयं दूसरी एक है क्या? नहीं है ना। हर पॉइंट से गलत है, नहीं गुणते एक भी तो लिख सकते हैं जी। तो अगर हम उस हिसाब से आप जाएं कि 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है। कोई भी संख्या हो, जैसे हम कहते हैं 2 और 3 का मासा, बताओ 2 और 3 का मासा एक। क्योंकि 1 गुणते 2 1 गुणते 3। मासा किसे कहते हैं? जो दोनों में मिले, दोनों में एक एक मिल रहा है। जो 2 और 3 का मासा कहे तो 0, मिल ही नहीं रहा है। कुछ ना मिले तब भी एक मिलता रहता है, एक मिलता रहता है। तो अब हम आते हैं परिमेय संख्या में। अब तुम अभाज्य संख्या जान गए हो, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उनमें रूट लगा दो तो वो परिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे 2 हमने क्या बताई, अभाज्य संख्या, तो रूट लगा दो, ये कैसी संख्या है? 3 भाज्य की अभाज्य, अभाज्य। रूट लगा दो, ये कैसी संख्या हो गई? 4 भाज्य की अभाज्य, भाज्य। तो इसका नहीं, रूट 4 नहीं होगा, रूट 5, क्योंकि 5 अभाज्य, तो रूट 5 कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक। और 6 भाज्य भाज्य नहीं होगी। 7 होगी। 8 नहीं होगी। 9 नहीं होगी। 10 नहीं होगी। 11 होगी। अब आप जान गए कि नहीं जान गए? जान गए। कौन सी संख्या है परिमेय संख्या होंगी? रूट लगा दो ऊपर। सभी अभाज्य संख्याओं में यदि रूट लगा दें तो संख्या कैसी संख्या होंगी? अपरिमेय। इसमें माइनस भी लगा हो, चाहे बाहर माइनस भी लगा, अंदर माइनस नहीं लगा होगा, क्योंकि हाई स्कूल लेवल तक की बात नहीं है, तो इंटर में पहुंच जाएंगे। जब तक हाई स्कूल तक पढ़ोगे आप तो -7 या -5 लिखा है तो लिख देते हैं अमान्य, क्योंकि आपको वास्तविक संख्याओं का ही ज्ञान कराया जाता है हाई स्कूल तक। फर्स्ट ईयर में पहुंच जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे इसका हल संभव नहीं है, हल सब कुछ संभव है, लेकिन तुम्हारे क्षमता की बात है। तो जब हम यहाँ पर -7 गुणते 1 लिख देंगे, 7 गुणते -1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है 7 गुणते आयोटा स्क्वायर। तो ये रूट 7 आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल आयोटा आ जाता है, रूट 7 आई हो जाता है। जब इंटर में पहुंचेंगे आप फर्स्ट ईयर में तब ये इसका हल संभव है। हाई स्कूल तक अगर हो तुम अमान्य है। और इसी में एक पॉइंट और जोड़ लेना, मतलब यहाँ बाहर अगर माइनस लगा है, बाहर रूट के अंदर नहीं, तो वो परिमेय संख्या है। एक चीज इसमें और जान लेनी है कि सभी अशांत अनावर्ती संख्या क्या कहलाती हैं? सभी अशांत अनावर्ती संख्याएं भी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। नोट पॉइंट इसमें ये आपको लिखना है, मैंने कहा था पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय है। 22/7 परिमेय संख्या है। तो अभी तो इस नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जो आगे बताई जाएंगी। ये यूपी टेट और सीटेट के लिए पहली क्लास नहीं होगी। हम हाई स्कूल और इंटर यानी 10, 11 और 12 की गणित के अलावा हमने आपको बहुत सारे वीडियो दिए हैं। और देखिए, किसी भी कंपटीशन में आप जाएं तो वहां पर किसी प्रश्न को मिनट में नहीं सेकंडों में हल करना होता है। नहीं, आप बहुत भीड़ लगी है, बहुत गधे घूम रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो वहां पर आप अगर कुछ मिनट हल कर रहे हैं प्रश्न को तो आप कंपटीशन के बाहर हो, चाहे इतने बड़े तुम टॉपर हो, सेकंडों में हल करना होगा। इसके लिए मैंने ट्रिक देकर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए, ये पहला वीडियो नहीं होगा, यूपी टेट और सीटेट वाले जो बच्चे जुड़ेंगे वो देख लेंगे
जैसे कि मैंने कोई भी अंक, चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, जैसे लिखा हो 75, 80, 93 की घाते 193, गुणते 76, कोई ऐसी संख्या हम बता रहे हैं 81 की घाते 799 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को पूछा इसने। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर आप ट्रिक नहीं जानते हो तो 20 मिनट में भी नहीं इसको हल कर पाओगे। कर लो गुणा, इतने गुणा 193 बार करने का है, और इसका गुणा कितनी बार करना है? 799 बार करना है। गुणा करके भी इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसका भी मैंने वीडियो पहले से दे दिया है, वहां पर जाइए आप, 1 से 2 सेकंड नहीं लगेगा, आप इकाई का अंक ज्ञात कर लोगे। इससे भी ये आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन निश्चित यूपी टेट और सीटेट में आता है। फिर हमने एक वीडियो ये हो गया यूपी टेट सीटेट के लिए, देख लीजिए, और दूसरा वीडियो हमने इस प्रकार से दिया है कि यहाँ पर लिखा हो √7 प्लस √7 प्लस √7, इसका मान क्या होगा, ये भी यूपी टेट सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने एक वीडियो दिया है आपको, घड़ी की 2 सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना, कुछ सेकंड में आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने एक वीडियो जो आपको दिया है, वो दिया है हमने कि ये प्रश्न अक्सर आता है, जो चौथे वाला जो मैं बता रहा हूं, तीसरा वाला चाहे भले ना है यूपी टेट सीटेट में, वहां पर हमने बताया, जैसे आज हम कह दें कि आज 15 अक्टूबर और दिन कौन सा है? शुक्रवार, सन 2021 पूछ लेता है आपको, तो बताइए 22 जनवरी 1873 को कौन सा दिन था? अगर आप ट्रिक जानते हैं, मैंने वीडियो बनाया है, 4-5 सेकंड में आप कर लेंगे पूरी चीजें सीखने के बाद आप। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको 2100 1875 में जाने में 500 साल लग जाएंगे। 3-4 बार जन्म लोगे तब हल कर पाओगे। फिर तुम जोड़ियो घटाइयो, अगर तो कितनी कापी चाहिए, कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या सीखना जरूरी है? गणित सीखने से नहीं होगा, ट्रिकें जानना जरूरी है। समझ रहे हो आप? तो वहां पर आप देखते हो, अगर नहीं समझ में आता कुछ भी तो कमेंट करिए। और हमने 10, 11, 12 की गणित के अलावा कम से कम 30 ऐसे वीडियो बनाए हैं जिससे आप अपना कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं, या ट्रिक से संबंधित बनाए हैं। बंद कर दे।